हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। आज हम कैपिटल बजटिंग के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और पे बैक पीरियड मेथड को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पे बैक पीरियड मेथड क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में हम देखेंगे और कहाँ इसकी यूटिलिटी है, यानी कहाँ ये मेथड यूज़ किया जा सकता है, उसके बारे में भी हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैपिटल बजटिंग के अंदर कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू आप किसी प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर सकते हो, ये डिसीजन ले सकते हो कि आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो दो तरह की टेक्निक्स हैं, एक ट्रेडिशनल टेक्निक, एक टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। तो जो ट्रेडिशनल टेक्निक है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंटिंग का यूज़ नहीं किया जाता है, यानी प्रेजेंट वैल्यू नहीं कैलकुलेट की जाती है। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर दो मेथड आते हैं। ARR मेथड जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे बेस्ड है। आज हम करेंगे पे बैक पीरियड मेथड, ये कैश फ्लो के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये मेथड जो है ये कैश फ्लो के ऊपर बेस्ड है और ट्रेडिशनल टेक्निक का पार्ट है, यानी कि इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पे बैक वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या है। देखो, पे बैक का मतलब क्या होता है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, वो आपको पे बैक कब होगी, यानी वापस कब होगी। ठीक है, पे बैक पीरियड का मतलब है कि कितने साल लगेंगे आपको, यानी कैश बेनिफिट को उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में। यानी मान लो आपने 1 लाख रुपए की कोई मशीन परचेज की है, तो सीधी भाषा में कहूँ तो 1 लाख रुपए ही आपकी मशीन पूरे कब कर देगी, यानी कब ये 1 लाख रुपए के बेनिफिट आपको कितने सालों में पूरे करके दे देगी। मान लो 2 साल के अंदर ये मशीन आपको 1 लाख रुपए कमा के दे देती है, तो हम ये कहेंगे कि 2 साल इसका पे बैक पीरियड है। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, यानी जितनी इन्वेस्टमेंट आपने शुरू में की है वो कितने सालों में आपकी रिकवर हो जाएगी, यही होता है आपका पे बैक पीरियड। तो दो तरीके होते हैं पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करने के। एक, जब कैश फ्लो इक्वल हो, यानी मान लो हर साल का आपको कैश इनफ्लो बराबर दिया हुआ है। जैसे एक प्रोजेक्ट है, मान लो उसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए और उससे आपको ये दिया हुआ है कि हर साल 20,000 रुपये का कैश प्रॉफिट आपको, कैश इनफ्लो आपको मिलता है। तो उस केस में क्या होगा, हर साल आपको 20,000 रुपये मिल रहे हैं, 1 लाख रुपये कितने साल में पूरे हो जाएंगे, 5 ईयर्स में। कैसे निकाला आपने, 1 लाख डिवाइडेड बाई 20,000 किया, यानी यही किया कि इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई एनुअल कैश फ्लो जो इक्वल कैश फ्लो है तो हो जाएगा। ठीक है, तो 5 ईयर्स आपका आ जाएगा। बट कई बार क्या होते हैं, कैश फ्लो यूनिफॉर्म नहीं होते, ज़रूरी थोड़ा ही है कि कोई प्रोजेक्ट हर साल बराबर ही रिटर्न देगा। तो उस केस में क्या होता है, हम पे बैक कैलकुलेट करते हैं कम्युलेशन की प्रोसेस से। अब ये कम्युलेशन की प्रोसेस क्या होती है, बिल्कुल ईजी सी प्रोसेस है। जैसे आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप इसको देखिए। 2 प्रोजेक्ट आपको दिए हुए हैं, प्रोजेक्ट P और प्रोजेक्ट Q। ये आपको 3 साल के इनके कैश बेनिफिट दिए हुए हैं, 10,000, 20,000 और 40,000। यहाँ पे दिया है 10,000, 30,000 और 20,000। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट दी हुई है, P प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 30,000, Q की है 50,000। अब इनका अगर आपको पे बैक पीरियड निकालना है तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, पे बैक का मतलब क्या है कि कितने सालों में आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। कॉस्ट कितनी है यहाँ पे, 30,000 रुपये। अब देखो, प्रोजेक्ट P से पहले साल में 10,000 मिले, दूसरे साल में 20,000 मिले, तो यहाँ पे 2 साल जब हुए तो 2 साल के अंदर ये इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई। कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है आपको प्रोजेक्ट P में, 30,000 रुपये। ये 30,000 रुपये आपके रिकवर कब होंगे, पहले साल के अंदर मिला 10,000 रुपये, दूसरे साल के अंदर मिला 20,000 रुपये, तो इन दोनों को हमने टोटल कर दिया तो ये आ गया 30,000 रुपये। ठीक है, अब इसी तरह से प्रोजेक्ट Q के अंदर देखो, प्रोजेक्ट Q की कॉस्ट कितनी है, 50,000 रुपीज़। ठीक है, अब देखो पहले साल में मिला 10,000, दूसरे साल में मिला 30,000, इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया, 40,000। अभी भी 10,000 रुपये और कमाने हैं हमें इसकी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। अब अगले साल में हमें मिले हैं 20,000। ठीक है, अब हमें चाहिए कितने इसको पूरा करने के लिए, 10,000 चाहिए। तो अब देखो तीसरे साल में, पूरे साल में कितने रुपए मिले हैं हमें, 20,000 का बेनिफिट मिलने वाला है। तो 10,000 का बेनिफिट मैं ये कह सकती हूँ कि 6 महीने में मिलेगा। ठीक है, अगर पूरे साल में, तीसरे पूरे साल में मुझे 20,000 का बेनिफिट मिलने वाला है,
तो मैं ये कह सकती हूँ कि 10,000 कमाने में मुझे लगेंगे 6 महीने। ठीक है, अब इस चीज़ को देखो आप, 10,000 प्लस 30,000, 40,000 यहाँ हो गए और 6 महीने में और 10,000 हो गए, यानी टोटल हो गया 50,000। तो इस प्रोजेक्ट क्यू की जो कॉस्ट है वो कितने सालों में कवर होगी? 2 ईयर 6 मंथ्स के अंदर कवर हो जाएगी, यानी 2.5 ईयर्स के अंदर, 2.5 सालों के अंदर आपका प्रोजेक्ट क्यू की कॉस्ट कवर हो जाएगी। वही इसका पे बैक पीरियड होगा। यही प्रोसेस ऑफ कम्युलेशन है। प्रोसेस ऑफ कम्युलेशन का मतलब जोड़ दो। 10,000 था पहले साल का, दूसरे साल का 20,000, दोनों को जोड़ो 30,000। 30,000 ही कॉस्ट थी, तो इसका पे बैक पीरियड कितना हुआ? 2 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे 10,000 प्लस 30,000 40,000 हो गए। अब 10,000 रुपये और चाहिए तो अगले साल में आपको 20,000 मिल रहे हैं, 10,000 और कमाने हैं, तो 6 महीने मान सकते हैं हम इसको, तो 2 ईयर 6 मंथ्स आ जाएगा। इस तरह से आप इसका पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। ये वही दिया यहाँ पे, पे बैक पीरियड 2 साल और क्यू का है 2.5 साल। ठीक है, अब मान लो इस बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, तो आप प्रोजेक्ट पी को सिलेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि इसका पे बैक पीरियड कम है। पे बैक पीरियड कम होने का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो जल्दी रिकवर हो रही है, और यह हमारे लिए एक बेनिफिशियल सिचुएशन होती है। जितना जल्दी आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट कवर हो जाएगी उतना ही बेटर है आपके लिए। तो पे बैक पीरियड जो है उसमें हम यही देखते हैं जिसकी इन्वेस्टमेंट जल्दी कवर हो रही है। लाइक यहाँ पे 2 साल है, यहाँ पे 2.5 साल है, तो 2 साल वाला आपको सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको जल्दी रिटर्न आपको मिल रहा है। ठीक है, जल्दी आपकी कॉस्ट कवर हो रही है। ठीक है, ओके, तो ये था। तो आप पे बैक पीरियड के बेसिस पे आप डिसीजन कैसे लेते हो। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है कि कम पे बैक पीरियड जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी कॉस्ट उतनी ही जल्दी रिकवर हो रही है। अब हम बात करते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स की। तो पे बैक पीरियड के अंदर आप एक चीज़ देखिए, मेरिट्स और डीमेरिट्स। पहली मेरिट क्या है? इजी टू कैलकुलेट है, सीधा सीधा काउंट कर लेते हैं हम कि इतना इतना आपको प्रॉफिट इतना प्रॉफिट मिला है, तो इतने सालों में हमारी कवर हो जाएगी अमाउंट। ठीक है, कॉस्ट कवर हो जाएगी, सिंपल है। और दूसरा क्या है कि ये कैश फ्लो पे बेस्ड है, अकाउंटिंग प्रॉफिट पे बेस्ड नहीं है। इसलिए ये कह सकती हूँ मैं कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कैश फ्लो जो होता है वो ज़्यादा बेटर टेक्निक है एज़ कम्पेयर टू अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो कैश फ्लो के ऊपर करते हैं तो इसमें क्या एम्बिग्यूटी के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि यहाँ हम कैश बेनिफिट की बात करते हैं। तो इसलिए ये ARR मेथड से बेटर है, क्योंकि ARR मेथड हमने डिस्कस किया था वो अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड मेथड था, ये कैश फ्लो के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये 2 मेरिट्स हैं इसकी। डीमेरिट्स की अगर मैं बात करूँ तो पहली चीज़ तो ये है कि इसमें सारे के सारे कैश इनफ्लो जो पे बैक पीरियड के बाद हो रहे हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे मान लो 2 साल के अंदर प्रोजेक्ट की कॉस्ट कवर हो गई, उसके बाद वो कितने प्रॉफिट कमा रहा है वो हम काउंट नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि आपने 1 लाख रुपए लगाए किसी प्रोजेक्ट के अंदर, उससे पहले साल मान लो आपको 50,000 का रिटर्न मिला, दूसरे साल 50,000 का मिला और तीसरे साल 10,000 का मिला। मान लो ये प्रोजेक्ट आपको 3 साल रिटर्न देता है। दूसरे केस में एक और प्रोजेक्ट है, उसकी भी कीमत मान लो 1 लाख रुपए है, वो आपको पहले साल में 50,000 प्रॉफिट देता है, दूसरे साल में 40 देता है और तीसरे साल में मान लो वो आपको 30,000 देता है, या मान लो 60,000 भी देता है, चौथे साल में मान लो वो आपको 30,000 देता है। इस तरीके से है। अब आप पे बैक पीरियड कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 2 साल आएगा, क्योंकि 2 साल में आपके 1 लाख रुपए कवर हो गए। यहाँ पे वो 2 साल से ज़्यादा आएगा। ठीक है, इस केस में तो आप इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दोगे। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो पे बैक पीरियड के बाद के अगर हम प्रॉफिट देखें ना, तो ये वाला प्रोजेक्ट जो है सेकंड प्रोजेक्ट वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको और टाइम में और ज़्यादा अच्छे रिटर्न देगा। ठीक है ना, इसमें तो सिर्फ 10,000 रुपये ही और मिलेंगे, इसमें ये आपको 60,000 30,000 और रुपये देगा। लेकिन हम इस चीज़ को तो कंसिडर करते ही नहीं है। इसलिए क्या होता है, पे बैक पीरियड मेथड में हम सिर्फ पे बैक पीरियड जहाँ पे कैलकुलेट हुआ है वहीं तक के कैश फ्लोज को काउंट करते हैं, उसके आगे वालों को काउंट नहीं करते हैं। अब ये चीज़ मैंने आपको तब बताई थी कि ARR मेथड की एक एडवांटेज क्या होती है कि उसमें हम सारे प्रॉफिट्स को काउंट करते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट आपको 10 साल के लिए प्रॉफिट दे रहा है तो 10 साल का प्रॉफिट काउंट करेंगे, 5 साल के लिए दे रहा है तो 5 साल का काउंट करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, हम पे बैक पीरियड तक जितना कैश इनफ्लो हुआ है सिर्फ उसी को काउंट करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते हैं, डिस्काउंटिंग को कंसिडर नहीं करते हैं। हम ये चीज़ नहीं देखते हैं कि ये 50,000 रुपये और 50,000 रुपये 2 सालों में हमें 1 लाख रुपये मिल तो रहे हैं,
लेकिन आज के जो 1 लाख रुपए हैं वो 2 साल के बाद जो आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं उसके बराबर थोड़े ही है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट किया था कि पैसे की वैल्यू धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगी। 1 लाख रुपए की आज जो वैल्यू है, अब 2 साल बाद के जो 1 लाख रुपए हैं वो काउंटिंग में 1 लाख रुपए होंगे, लेकिन उनकी एक्चुअल वैल्यू तो कम हो चुकी होगी। ठीक है, जैसे आज से 10 साल पहले 500 रुपये के नोट की जो वैल्यू थी वो आज नहीं है उस नोट की उतनी वैल्यू, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं इसकी। अब बात करते हैं हम यूटिलिटी क्या है पे बैक मेथड की, यानी कहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है। पहली चीज़ तो आप ये देखो कि ऐसी सिचुएशन में जबकि लॉन्ग टर्म आउटलुक जो है वो बहुत ज़्यादा हेजी हो, बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो, वहाँ पे ये मेथड बहुत यूज़फुल है। जैसे कि मान लो कोई ऐसा कंट्री है जो पॉलिटिकली अनस्टेबल है, जहाँ पे मान लो युद्ध चल रहा है या इस तरह की सिचुएशन है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, तो वहाँ पे हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये मेथड बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा, ऐसी कंपनीज जो लिक्विडिटी क्राइसिस फेस कर रही है, जिनके पास कैश की कमी है, अगर मैं ये कहूँ, जैसे कई लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि वो वैसे बहुत, कई लोगों के साथ लिक्विडिटी क्राइसिस होता है, वैसे उनके पास बहुत कुछ है, मान लो कोई अच्छी बिल्डिंग है या कुछ भी ऐसा बहुत प्रॉपर्टी वगैरह है, लेकिन एट प्रेजेंट उनके पास कैश नहीं है, तो वो लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाता है उस सिचुएशन में। तो अगर कोई ऐसी फर्म है जो लिक्विडिटी क्राइसिस को फेस कर रही है, तो उसकी प्रायोरिटी यही होगी कि हमारी कॉस्ट कितनी जल्दी कवर होती है। ठीक है, उसके बाद देखो IRR जो होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो भी हम पे बैक पीरियड को यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं। ये जब मैं IRR वाला आपको टॉपिक करवाऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी कि कैसे पे बैक पीरियड को यूज़ करके हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो इसके मेथड से ये इजी हो जाता है। पे बैक पीरियड मेथड अगर हम यूज़ करते हैं ना, पे बैक पीरियड के थ्रू IRR निकालते हैं, तो वो इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरा ट्रायल एंड एरर का मेथड है, उससे मुश्किल पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 इसकी यूटिलिटीज़ हैं। अब इसके कंक्लूजन की जो लाइन है वो बहुत बढ़िया लिखी गई है। देखो, पे बैक पीरियड इज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट रादर देन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। यानी पे बैक पीरियड आपको ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी कितनी है। लिक्विडिटी का मतलब कि कितनी जल्दी आपकी एसेट जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, आपका कॉस्ट कवर कर देगी, ना कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है एक हद तक बताता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा जो पे बैक पीरियड मेथड है वो आपको ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी कितनी है, यानी इन्वेस्टमेंट कितनी जल्दी कवर हो जाएगी। क्योंकि इसमें हम सिर्फ यही देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कवर कितनी जल्दी हो रही है, हम ये थोड़ी देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट से टोटल रिटर्न कितना मिल रहा है, ये सब चीज़ें हम नहीं देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसको आप एज अ टूल यूज़ कर सकते हो, लेकिन दूसरे किसी मेथड के साथ यूज़ कीजिए, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। ठीक है, इसको आगे जब हम और मेथड करेंगे तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। इसको आप एक क्राइटेरिया के तौर पे यूज़ कर सकते हो प्रोजेक्ट को सेटिस्फाई, मतलब एटलीस्ट ये प्रोजेक्ट हमारा इतने साल में रिटर्न दे देगा, ये चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हो इससे। इसके बाद आप इसको किसी और प्रोजेक्ट के साथ किसी और मेथड के साथ एसोसिएट करके उसको यूज़ कीजिए। ठीक है, सिर्फ पे बैक पीरियड अगर आप यूज़ करोगे तो आप ये चीज़ इग्नोर कर दोगे कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो बाद में कितना रिटर्न आपको दे सकता है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही था। पे बैक पीरियड के बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया कि पे बैक पीरियड होता क्या है। बेसिक कंसेप्ट ये कहता है कितने टाइम में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर हो जाएगी, वही आपका पे बैक पीरियड है। अगर 2 प्रोजेक्ट को कंपेयर करना है तो जो कम पे बैक पीरियड वाला प्रोजेक्ट है उसको कंसिडर करिए, आप उसको चूज़ करिए। उसके अलावा हमने इसकी मेरिट्स देखी, डीमेरिट्स देखी, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये आपको इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी के बजाय इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी के बारे में ज़्यादा बताता है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतनी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।